तितली राजकुमारी का सच्चा प्यार। बहुत साल पहले एक बड़े से महल में एक राजकुमारी रहती थी। ये राजकुमारी काफी सुंदर और सुशील थी। बचपन से ही जो भी इस राजकुमारी को देखता उसके सरल स्वभाव और सुंदरता से मोहित हो जाता। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होने लगी, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी का स्वयंवर रचने का सोचा, मगर राजकुमारी के स्वयंवर की खबर पहले ही गोगा नाम के एक जादूगर को मिल गई थी। गोगा ने एक दिन राजकुमारी को नदी के पास गाना गाते हुए देखा था और तब से ही वो उससे स्नेह में पड़ गया था। तो स्वयंवर की बात सुनते ही वो घबरा गया और तुरंत महल में जाकर राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। पर रानी और राजा को गोगा जादूगर काफी घमंडी लगा। हम अपनी बेटी के लिए कोई राजकुमार चाहते हैं, तुम्हारे जैसा जादूगर नहीं। गोगा ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बदले की भावना लिए राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी गोगा को राजकुमारी कहीं नहीं मिली और थक हार कर जब वो नदी किनारे बैठ गया तो उसने देखा कि राजकुमारी भी वहीं है। गोगा ने राजकुमारी के सामने जाकर एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, पर राजकुमारी अपने माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करना चाहती थी और उसने भी गोगा को मना कर दिया। गुस्से में आग बबूला गोगा ने राजकुमारी को अपने जादू से तितली बना दिया और अपने साथ ले गया। पूरा महल राजकुमारी की तलाश में था, मगर अफसोस वो कहीं नहीं मिली। ये देखकर राजकुमारी के माता पिता शोक में डूब गए। वहीं गोगा ने तितली राजकुमारी को एक बार फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तितली ने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तब गोगा ने कहा, फिर मेरे पिंजरे की तितली बनकर ही तुम्हें सारी उम्र बितानी होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारी तितली अकेले बैठकर सोचने लगी कि वो आजाद कैसे होगी। इस तरह कई दिन बीत गए और राजा और रानी ने अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तितली ने हार नहीं मानी और वो मौके की तलाश करती रही। एक दिन आंधी तूफान आया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। राजकुमारी तितली ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकली। नन्ही तितली इतनी तेज तूफान में भला जा कहां सकती थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। तब अचानक उसने देखा कि एक घर में रोशनी आ रही है और तितली उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। घर के अंदर झांकने पर उसने देखा कि एक चित्रकार उसकी ही तस्वीर बना रहा है। तितली उस घर में आ गई और चित्रकार को देखने लगी। ये चित्रकार भी राजकुमारी से प्रेम करता था, मगर खुद को उनके योग्य नहीं समझता था। ऐसे में जब तितली उस चित्रकार के घर पर आई तो चित्रकार ने बहुत संभाल कर उसे एक कांच के डिब्बे में रख दिया और कुछ दिन बाद उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वो आजाद हो सके। बेचारी तितली ने चित्रकार को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही राजकुमारी है, मगर वो था इंसान। आखिर तितली की भाषा कैसे समझ पाता। अकेली निराश तितली एक पेड़ के पास जाकर रोने लगी। तब पेड़ से एक परी आई और उसने कहा, तुम राजकुमारी हो ना, जिसने इस जंगल के जानवरों के लिए नए पेड़ लगाए थे? तितली हैरान रह गई कि परी ने उसे पहचाना कैसे। तब परी ने कहा, मैं तुम्हारा असली रूप देख सकती हूँ। तितली ने कहा, मुझे एक बार फिर इंसानी रूप में आना है और अपने माता पिता के घर जाना है। तब परी ने कहा, काश मैं ये कर पाती। तुम पर जादूगर गोगा का जादू है और मैं इस जादू को हमेशा के लिए उल्टा नहीं कर सकती, मगर जिंदगी में एक बार तुम्हें इंसान बनने का मौका मिलेगा, केवल 2 मिनट के लिए। पर मैं तुम्हें एक और वादा देती हूँ कि तुम्हारा रूप तो नहीं, पर तुम्हारी आवाज मैं तुम्हें लौटा सकती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। परी के गायब होने से तितली राजकुमारी एक बार फिर अकेली हो गई और रोने लगी। पर ये क्या, इस बार वो तितली की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह रोने लगी।
हैरान होकर तितली ने सोचा कि अब एक बार फिर मैं उस चित्रकार के पास जाती हूँ और उसका शुक्रिया करती हूँ। ऐसा सोचकर तितली उड़ते हुए एक बार फिर चित्रकार के घर जा पहुंची। तितली को वापस आता देखकर चित्रकार हैरान रह गया और उसने सोचा कि शायद एक बार फिर उसके पंखों को चोट लगी होगी। मगर घर के अंदर आते ही तितली बोल पड़ी, मैं वही राजकुमारी हूँ जिसके चित्र तुम बनाते हो और जिससे तुम प्रेम करते हो। मुझे इंसान बना दो, मेरी मदद करो। पहले तो चित्रकार को यकीन नहीं हुआ, मगर फिर उसने राजकुमारी की आवाज को पहचान लिया। राजकुमारी ने उसे गोगा की सारी कहानी बताई और ये सुनकर चित्रकार ने कहा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको एक बार फिर इंसान बना दूंगा। तितली इस चित्रकार के स्नेह को देखकर काफी खुश हुई और दोनों मिलकर गोगा के घर गए। यहाँ गोगा गुस्से में लाल हुआ बैठा था और उसने जैसे ही चित्रकार को तितली के साथ देखा, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने एक भाला चित्रकार की ओर दे मारा। मगर उसी वक्त तितली इंसान बन गई और चित्रकार के सामने आ गई ताकि वो उसे भाले से बचा सके। जादूगर ने जब देखा कि वो जिसे प्यार करता है वो किसी और की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान को खतरे में डाल रही है, तो उसे प्यार का असली मतलब समझ आ गया। ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। और उसने तितली को अपने जादू से रिहा कर दिया और हमेशा के लिए वो वहाँ से चला गया। तितली एक बार फिर राजकुमारी बन गई और अपने चित्रकार प्रेमी को लेकर महल लौट गई। महल में इन दोनों के आने से एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई और दोनों ने शादी कर ली और अपनी प्रजा की देखभाल में लग गए। जादुई जड़ी बूटी। ये कहानी हरी दयापुर की राजकुमारी की है जो अपने साहस और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। राज्य में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन अचानक महाराजा की तबीयत खराब हो गई और वैद्य जी ने राजकुमारी को तुरंत ही उनके पिताजी के पास बुलवा लिया। राजकुमारी वहां पहुंचते ही अपने पिताजी की हालत देख घबरा गई और वैद्य जी से पूछा, अरे वैद्य जी, मेरे पिताजी को ये क्या हुआ? ये बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं रहे हैं? माफ करना राजकुमारी जी, पर आपके पिता जो कि हमारे महाराज हैं, उन्हें लकवे का दौरा पड़ा है। ढलती उम्र के साथ इनका शरीर अब इनका साथ नहीं देगा और ये पहले की तरह चल फिर नहीं सकेंगे और न ही अब ये कुछ बोल सकेंगे। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, पिताजी को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप तो इतने पुराने वेदों का ज्ञान रखते हैं, आपके पास जरूर कुछ हल तो होगा ही। मुझे बताइए ना वैद्य जी। हल तो है, पर शायद उसे पाना संभव ना हो। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्यापुर से एक दिन और एक रात दूर घने कातिलधाम के जंगलों में एक विशेष सा चमकते पानी से भरा एक झरना बहता है। उस ही झरने के नीचे तुम्हें एक जड़ी बूटी मिलेगी जिस पर बैंगनी रंग के बड़े फूल होंगे। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उससे महाराज की जान बचा सकते हैं। राजकुमारी तुरंत ही राज्य से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलती हैं और काठिल धाम के जंगलों की ओर बढ़ती हैं। पूरे दिन घुड़सवारी के बाद दिन ढल जाता है, पर राजकुमारी रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचती और सीधा घने जंगलों के भीतर चली जाती हैं और एक बुरी परी उससे उसके श्रापित जंगल में आता देखती है और कहती है, बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजकुमारी घोड़े पर सवार ही अचानक से गायब हो जाती है और खुद को एक बंद कोठरी में पाती है जहां वो बुरी परी उसे बाहर दिखाई देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे ये पता भी है ये जंगल मेरा है और यहाँ पर सब मेरे ही शिकार बनते हैं। बड़े दिन हो गए, डर के यहाँ कोई आता भी नहीं। और फिर वो वहां से निकल जाती है, पर उसके निकलते ही अचानक वहां एक आदमी आता है जिसे देख राजकुमारी चौंक जाती है और वो सीधा आग कोठरी का ताला तोड़ देता है और कहता है, इससे पहले कि वो यहाँ आए आप मेरे साथ भाग चलिए, अभी कुछ भी पूछने या बताने का समय नहीं है। राजकुमारी को व्यक्ति भरोसेमंद लगता है और वो तुरंत उसके साथ खंडहर से बाहर निकल
घोड़े पर सवार हो भाग जाती है। काफी दूर जंगलों को पार करने के बाद वो राहत की सांस लेते हैं और एक जगह रुकते हैं। माफ कीजिए, पर आपको कैसे पता कि मैं वहाँ कैद थी? राजकुमारी, दरअसल मैं इन जंगलों में काफी समय से रह रहा हूँ और मेरा सामना कई बार बुरी परी से हो चुका है। मैंने आपको जिस तेजी से जंगलों में जाते हुए देखा, मुझे लगा कि आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और वहाँ पर पहुँच गया। धन्यवाद राजकुमार, पर अब हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम? भला आप जैसी खूबसूरत राजकुमारी को इन डरावने जंगलों में क्या काम हो सकता है? मुझे उस जड़ी बूटी की तलाश है जो चमकते पानी के झरने के नीचे पाई जाती है। जादुई जड़ी बूटी? तब तो जरूर किसी की जान खतरे में होगी। हाँ मेरे पिताजी, पर तुम उस जड़ी बूटी के बारे में कैसे जानते हो? मेरे पिताजी आलूगढ़ में महाराज भी थे। जब मैं बीमार पड़ा था तो विद्या जी ने वही जड़ी बूटी मुझसे मंगवाई थी और यहाँ तक कि मैंने जड़ी बूटी ले भी ली थी। पर राज्य की ओर जाते हुए रास्ते में मुझे पता चला कि मेरे लालची भाइयों ने राज्य पर कब्जा करने के लिए मेरे पिताजी को मार दिया और राज्यपाट अपने कब्जे में लेकर मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। तभी से मैं इस जंगल में ही फंसा हूँ और हमेशा यहीं भटकता रहता हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस झरने तक ले जाऊंगा। और वैसे भी पिता की जान तो नहीं बचा पाया, पर अपने धर्म अनुसार मैं तुम्हारे पिता की जान बचाना चाहता हूँ। ये सुन राजकुमारी काफी भावुक हो उठी और मन ही मन खुश हो गई क्योंकि उन्होंने ऐसा बलवान और दयालु राजकुमार पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे दोनों साथ ही में झरने की ओर बढ़े और राजकुमारी चमकते झरने को देख बड़ी खुश हुई और झरने के नीचे उसे वो बैंगनी रंग का फूल दिखाई दिया। तुरंत राजकुमारी ने उन्हें तोड़ा और फिर उसी राजकुमार के साथ अपने राज्य पहुंची और फिर तुरंत ही वैद्य जी ने उन फूलों को कूटकर एक रस बनाकर महाराजा को पिला दिया और उन्हें होश आ गया और वो ठीक हो गए। राजकुमारी ने महाराजा को पूरी बात बताई, कैसे राजकुमार ने उसकी मदद की और ये सब सुन महाराजा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार की बहादुरी और दरियादिली देखकर राजकुमार को राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए राजकुमार ने हामी भर दी और वो खुश रहे। राजकुमार और परी। ये कहानी एक राजकुमार और परी की है। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा त्रिलोक जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने गए थे। उन्हें जंगल में शिकार करने के बाद एक गुफा सी बनी हुई जगह पर अपने सिपाहियों के साथ विश्राम लेने का फैसला किया। पर उनके वहाँ रुकते ही जोरों की आंधी और बारिश होने लगी, जिससे गुफा के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर टूटकर गुफा के अंदर गिर गया और राजा अपने सिपाहियों के साथ वहीं फंस गए। सारे लोग काफी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए प्रयत्न करने लगे। तभी अचानक राजा त्रिलोक के सामने एक परी आई। आखिरकार आज मुझे राजा त्रिलोक को देखने का मौका मिल ही गया। धन्यवाद परी, आप हमें जानती हैं, हमने नहीं सोचा था। मैं आपको और आपके सिपाहियों को यहाँ से निकालती हूँ महान राजा, पर बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए होगा। राजा खुश हो जाता है और सोचता है कि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो वो नहीं दे सकता। राजा तुरंत ही हाँ कर देता है, पर बदले में वो परी उनकी पहली संतान मांग लेती है। राजा काफी समय से अपनी होने वाली पहली संतान का इंतजार कर रहा था, पर उस वक्त उसके सिपाहियों का डरा हुआ चेहरा देख उसने ये कठोर मांग के लिए हामी भर दी। परी ने तुरंत ही उसकी जादुई शक्तियों से वो बड़ा पत्थर गुफा से हटा दिया। फिर राजा और उनकी टोली सही सलामत अपने राज्य की ओर चले गए और फिर कुछ समय बाद राजा और रानी को संतान हुई, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा। वो काफी बुद्धिशाली और बलवान था, पर समय के ढलने के साथ राजा त्रिलोक अपना वादा भूल चुके थे। पर एक दिन उन्हें ये बात याद आ गई और उन्होंने रानी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे राजकुमार वीर को यहाँ नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि ये पहली जगह होगी जहां उसे परी ढूंढने आ सकती है। राजा तुरंत ही वीर को बुलाते हुए उसे कहते हैं, तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो वीर, और एक इंसान की जिंदगी में वो जो भी सफलता हासिल करता है वो तजुर्बे से आती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब राज्य छोड़कर बाकी दुनिया भी देखो। जरूर पिताजी, जैसा आप कहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है और फिर वो घने जंगलों की ओर बढ़ता है। तभी वीर थकने के बाद एक बड़े से पेड़ की छांव के नीचे जगह ले लेता है और कुछ खाना जो घर से लेकर चला था उसे खाने लगता है। तभी अचानक एक पेड़ पर उसे बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी दिखता है जो राजा वीर ने आज तक नहीं देखा था। पर उसके एक पर में चोट लगी होती है जिससे वो ठीक से चल नहीं पाता। राजा वीर उस पक्षी की मदद करता है और उसे खाना पानी भी देता है और तभी वो पक्षी अचानक से एक परी का रूप ले लेता है। तुमने मेरी इस हालत में मदद कर और मुझे खाना देकर अपने नेक दिली की पहचान दी है। परी तुरंत अपने हाथ वीर की तरफ आगे करती है और उस हाथ में एक खूबसूरत चमचमाता पंख होता है। ये कोई आम पंख नहीं है, ये जादुई पंख है और तुम इसकी मदद से कभी भी एक पक्षी बन सकते हो। वीर ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और वहाँ से निकलकर तुरंत उस पंख की मदद से एक सुंदर सा पक्षी बन जाता है और फिर अपना बाकी का सफर उड़कर तय करता है। उड़ते उड़ते वो राज्य के एक महल के ऊपर पहुँच जाता है और वो उस महल के बगीचे में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी को देखता है जो तुरंत ही वीर का मन मोह लेती है। वीर उसे कमरे में जाता देख उस कमरे की खिड़की से अंदर चला जाता है। राजकुमारी की नजर पक्षी पर पड़ती है। वाह, कितने सुंदर पक्षी हो तुम, मैंने आज तक ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। तभी वीर अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमारी वीर को देखकर चौंक जाती है। उसने आज तक वीर से ज्यादा सुंदर राजकुमार नहीं देखा था। मेरा नाम वीर है राजकुमारी। मैं आपको बगीचे में फूलों को पानी देते देख रहा था और आपकी सुंदरता ने मुझे तभी से अपने वश में कर लिया। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने हमसे अपने दिल की बात रखने की हिम्मत दिखाई और हमें भी आप बहुत पसंद आए। जल्द ही हमारे पिताजी हमारा स्वयंवर रचाएंगे और जो भी भीष्मपुर के जंगल में एक गुफा में पड़ी खास तलवार को ढूंढ लेगा और हमारे पिता को सौंप देगा, उससे हमारी शादी कर दी जाएगी। मैं जरूर उस तलवार को खोज लूंगा राजकुमारी, आप सिर्फ मेरी हैं। राजकुमारी मुस्कुराती है और फिर वीर उनसे विदा ले भीष्मपुर के घने जंगल में दाखिल हो जाता है और उसे रात में चलते हुए एक गुफा से एक चमचमाती रोशनी दिखती है और जैसे ही वो गुफा में पहुंचते हैं तो वो उस तलवार को देखता है। पर तभी अचानक से राजकुमारी के राज्य का ही एक दुष्ट सेनापति वहां आ जाता है जो वीर को बेहोश कर उसे कोठरी में बंद कर देता है। वीर को होश आते ही वो उस पंख को खोजता है और फिर वो देखता है कि वो पंख जेल के बाहर एक पत्थर पर रखा है। वीर को एक तरकीब सूझती है। अच्छा सेनापति, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरा एक काम करेंगे, मुझे थोड़ी सी सिहाई दे देंगे? मैं राजकुमारी को खत लिखना चाहता हूँ ताकि वो कभी मेरा इंतजार न करे। सेनापति तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और उसे स्याही दे देता है और फिर वीर पंख की तरफ इशारा कर कहता है, अगर मुझे मेरी कलम भी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, लिखने में आसानी होती। अच्छा, तो ये तुम्हारी कलम है? मुझे लगा मामूली सा पंख है। सेनापति उसे वो पंख देता है और पंख के हाथ लगाते ही वीर एक पक्षी में बदल जाता है जो सीधा सलाखों के बीच से निकल उड़ता है और जाते हुए वो तलवार भी पैरों में दबोच लेता है और फिर राज्य पहुँच वो उस जगमगाती तलवार को राजकुमारी के पिताजी के कदमों में रख उससे खुशी खुशी विवाह कर लेता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सवरी और सलोनी दो बहनें रहा करती थीं। दोनों बहुत ही गरीब थीं और उनके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो सबसे मांग कर अपना गुजारा किया करती थीं।
समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं और अभी भी वो दूसरों से मांग कर ही खाया करती थीं। उनमें सलोनी, जो कि छोटी बहन थी, वो बहुत ही नेक और उदार लड़की थी, पर सवरी बहुत ही घमंडी थी। उसके घमंड करने के कारण दोनों बहनों को कभी कोई काम नहीं मिलता था। सलोनी इससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, सलोनी जब काम से वापस आई तो देखा कि घर में कुछ भी खाना नहीं है और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, चलो बाहर चलते हैं, कहीं कोई मिल जाए या कुछ दे ही दे। यह सोच सलोनी घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह साथ में अपने पानी की बोतल लेकर जाती है। अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। बहुत दूर चलने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं तो पानी ही पी लेते हैं। तभी उसके सामने खांसते हुए एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मुझे प्यास लगी है। क्यों नहीं दादी माँ। सलोनी बिना कुछ सोचे अपना पानी उस बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत खुशी खुशी पानी पी लेती है। तुमने तो सारा पानी मुझे दे दिया, अब तुम क्या पियोगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर पी लूंगी। सलोनी की ये कहते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, सलोनी, तुम बहुत ही नेक और उदार लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। ऐसा कहते ही परी के हाथ में अचानक एक बर्तन आ जाता है और वो सलोनी को देती है। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इससे तुम जो भी खाने का सामान मांगोगी, ये पकाकर तुम्हें दे देगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इसे रोकना चाहो तब इसे कहना कि रुक जाओ, मेरा पेट भर गया, तभी ये खाना बनाना बंद करेगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। इतना कहकर वो जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। सलोनी खुशी खुशी घर आती है और सवरी को उस जादुई परी और उसके दिए हुए बर्तन की सारी बात बताती है। क्या बच्चों सी बात करती हो? बर्तन भी क्या खाना पका सकते हैं? लेकिन सुनो तो सही, ये एक जादुई बर्तन है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुमको खाना हो तो आ जाना। सलोनी बर्तन से मीठे चावल मांगती है और ये क्या, तुरंत ही मीठे चावल उस बर्तन में से निकलने लगते हैं। तभी उसकी बहन भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह भी खाना खाने आ जाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये एक जादुई बर्तन है। ठीक है, ठीक है। अब सलोनी खुशी खुशी रोज काम पर जाती है और उसे खाने की कोई चिंता नहीं रहती। काम मिले ना मिले, वो हमेशा खुश रहने लगी। उसे इस तरह से खुश रहता देख उसकी पड़ोसी में रहने वाली उसकी सहेली को बड़ा अचंभा होता है कि सलोनी रोज तो खाना मांगने मेरे यहाँ आती थी, आजकल क्यों नहीं आती है और बहुत खुश भी रहती है। ये पता लगाने के लिए वो सलोनी के घर जाती है, जहाँ टेबल पर बर्तन रखा होता है और दोनों बहनें खाना खा रही होती हैं। अरे रानी, तुम आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। तुमने हमें बहुत बार खाना खिलाया है। रानी भी सबके साथ खाना खाने लगती है। तभी रानी के मन में ख्याल आता है कि ये क्या है, खाना कैसे निकल रहा है। तब वो सलोनी से पूछती है, इतना खाना कैसे निकल रहा है? ये एक जादुई बर्तन है, इससे जो भी खाना मांगो ये बर्तन देता है। रानी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी रोज खाना मांगकर अपने और अपने घर का पेट भर दूं। माँ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, दोनों बहनें कहीं घूमने गई हुई थीं। यह देख रानी चुपके से सवरी और सलोनी के घर में आती है और उस बर्तन से मीठे चावल मांगती है। जैसे ही रानी ने उसे चावल बनाने का आदेश दिया, उस बर्तन से मीठे चावल निकलने शुरू हो जाते हैं। रानी बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते चावल बर्तन से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अरे बस बस, मुझे इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। लेकिन बर्तन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और चावल निकलते ही जाते हैं। रानी बहुत घबरा जाती है। वो क्या करे, देखते देखते पूरे घर में चावल फैल जाते हैं
और बाहर निकलने लगते हैं। अचानक दोनों बहनें घर में वापस आती हैं, पर दरवाजे पर ही इतना चावल देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सलोनी सवरी से पूछती है, सावरी, क्या तुमने बर्तन को कुछ आदेश दिया था? नहीं तो। सलोनी खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो ये क्या, अंदर तो रानी थी और वो टेबल के ऊपर बैठी रो रही थी। तब सलोनी खिड़की में से कहती है, मेरा पेट भर गया, अब बस करो। सलोनी की आवाज सुनकर बर्तन से खाना निकलना बंद हो जाता है, लेकिन जब तक पूरा घर चावल से भरा हुआ होता है तब सलोनी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना नए चावल हम गरीबों में बांट दें, इससे कितने लोगों का पेट भर जाएगा। यह सोच वह सवरी से कहती है, सावरी, एक काम करो, जल्दी जल्दी जाकर जो भी गरीब और भूखे लोग दिखे उसे यहाँ पर बुलाओ, हम खाना सबको बांट देंगे। एक तरफ सवरी जाती है, एक तरफ सलोनी जाती है। दोनों सबको बुला लेते हैं और खाना बांट देते हैं। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो जाता है और घर भी खाली हो जाता है। और फिर रानी अपनी उस गलती की माफी मांगती है। सबके बाद सलोनी बहुत खुश होती है कि चलो अब से कोई भी आसपास भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी रोज गरीबों को खाना दिया करती थी। एक दिन अचानक एक आदमी उनके घर में आता है और उनसे वो जादुई बर्तन मांगता है और कहता है, बेटा, मेरे पास घर में बहुत से बच्चे हैं और मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुम मुझे ये बर्तन दे सकती हो? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। सवरी और सलोनी दोनों ने बिना सोचे ये फैसला ले लिया कि बाबा को बर्तन दे देना चाहिए। सलोनी तुरंत बाबा को बर्तन दे देती है। तभी अचानक बाबा उसी जादुई परी के रूप में बदल जाते हैं जिसने सलोनी को ये बर्तन दिया था। ये देख सलोनी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे आप? मैं देखने आई थी कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो। तुम कितना सबकी मदद करती हो और तुम्हारी बहन भी कितनी ज्यादा बदल गई है। इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है और उसके बाद सलोनी और सवरी पूरे गांव के लोगों में रोज खाना बांटती हैं। जादुई परी और राजकुमार। परी लोक की सुंदर दुनिया में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उनके बीच चंद्रकला नाम की एक परी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर उसका रंग काला था। कुछ परियां उसके काले रंग के कारण उसके साथ खेलने या कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करती थी। चंद्रकला की सिर्फ एक ही सच्ची सहेली थी जिसका नाम चांदनी था। एक दिन चंद्रकला बहुत उदास होकर बगीचे में बैठी थी। तभी वहाँ उसकी सहेली चांदनी आती है। चांदनी कहती है, चंद्रकला, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? चलो कहीं घूमकर आते हैं। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कहीं घूम के आने का, पर इसके लिए हमें रानी माँ से पूछना पड़ेगा। क्या वो हमें जाने देंगी? चलो हम दोनों साथ साथ चल के रानी माँ से पूछते हैं। चंद्रकला और चांदनी दोनों रानी माँ के पास जाती हैं और उनसे पृथ्वी लोक घूमने जाने की आज्ञा मांगती है। रानी माँ खुशी खुशी उन दोनों को घूम के आने की अनुमति देती है। आज्ञा पाकर दोनों परियां पृथ्वी लोक की ओर उड़ चली। चांदनी, कितने सुंदर लोक है ये। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पृथ्वी लोक इतना सुंदर है। हाँ चंद्रकला, सचमुच बहुत खूबसूरत जगह है। चांदनी, नदी के पास रुकते हैं, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। दोनों परियां पानी पीने लगती हैं। पर ये क्या? चंद्रकला ने जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उसको पानी में एक अजीब सी शीतलता महसूस हुई, जैसे कि उसे कोई छू रहा है। वो अपना हाथ हटा लेती है और चांदनी से कहती है, चांदनी, ये कैसा पानी है? मुझे कुछ अजीब सा लगा। ज्यादा ठंडा है क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा ही लगता है। तुम इतनी नाजुक क्यों हो? तभी पीछे से कुछ आवाज आती है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चांदनी, ये कैसी आवाज है? चलो चलकर देखते हैं। दोनों परी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से आवाज आती है।
और देखती है कि एक राजकुमार घायल अवस्था में मदद की गुहार लगा रहा है। दोनों राजकुमार के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? जरूर। तभी चंद्रकला राजकुमार को अपनी जादुई छड़ी से पानी पिलाती है और उसके जख्म को ठीक कर देती है। अरे बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों इस देश की नहीं लगती हो। कहाँ से आई हो? आपको पहले तो नहीं देखा यहाँ। हम दोनों परी लोक से आए हैं, इस पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए। थोड़ी देर बाद राजकुमार परियों से जाने की आज्ञा लेता है और महल की ओर चला जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है। तभी परियां सोचती है कि इतनी रात हो चुकी है, हमें कहीं रुकना चाहिए। उड़ते उड़ते उन्हें एक घर दिखाई देता है जो खाली था और उसमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चंद्रकला जाकर दरवाजे पर आवाज लगाती है, अंदर कोई है क्या? तभी अंदर से एक बूढ़े बाबा जी बाहर आते हैं और उनसे पूछते हैं, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हम परी लोक से यहाँ पृथ्वी पर घूमने के लिए आए हैं, पर हमें रात में रुकने की जगह नहीं मिल रही। क्या हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती हैं। कल ही किसी ने मेरी प्यारी बकरी और उसके बच्चे को चुरा लिया। चंद्रकला ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और बाबा की बकरी और उसके बच्चों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये देखकर बाबा जी बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मैं तुम दोनों से बहुत ही खुश हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ? रुको, मैं अभी आया। बाबा अपने घर के अंदर जाते हैं और वहाँ से अपने जल का कमंडल लेकर बाहर आते हैं। जल के कमंडल से चंद्रकला के ऊपर कुछ पानी के छींटे मारते हैं। जैसे ही वो चंद्रकला के ऊपर पानी का छींटा डालते हैं, उसका रंग चांदनी जैसा सफेद हो गया और वो और भी सुंदर दिखने लगी। ये देख दोनों परियां बहुत ही खुश होती हैं। बेटा चंद्रकला, तुम बहुत ही नेक परी हो। पिछले जन्म में तुमसे कुछ भूल हुई थी, इस कारण तुम्हारा रंग काला पड़ गया था। इस जन्म में तुम बहुत ही नेक और उदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें उस श्राप से मुक्त कर दिया। तभी वहाँ से वही राजकुमार गुजर रहा था। उसने उन दोनों परियों को देखा, पर ये क्या, वो चंद्रकला परी को देखते ही रह गया और वो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या तुम हमारे महल में चलना पसंद करोगी? क्यों नहीं, जरूर, हमें भी तो महल देखना है। और दोनों परियां राजकुमार की गाड़ी में बैठ जाती हैं और महल की ओर चलती हैं। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने माता पिता को चंद्रकला से मिलाया और उनके सामने ही चंद्रकला से विवाह का प्रस्ताव रखा। चंद्रकला बहुत खुश थी और उसने भी हाँ कर दी। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। इस अवसर पर देश की बहुत सारी परियां भी उसमें शामिल होती हैं और चंद्रकला खुशी खुशी राजकुमार के साथ पृथ्वी लोक पे रहने लगती है। एक समय की बात है, दूर किसी गांव में एक मछुआरा अपनी दो बेटी सीता और गीता के साथ रहा करता था। गीता बहुत ही सुशील और दयालु थी, पर सीता अपने बहन से बिल्कुल अलग थी। वो बच्चों को बहुत सताती थी। गीता हमेशा घर का कामकाज करने में व्यस्त रहती थी। सीता ने कभी भी अपनी बहन की मदद नहीं की और अपने पिता की कोई बात नहीं मानती थी। वो हमेशा नदी के किनारे बैठी रहती थी और अपने को देखते रहती थी और हमेशा अपने से वो पूछती, क्या मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ? एक दिन उसके पिताजी बहुत बीमार हो गए और वो अचानक चल बसे। गीता बहुत ही दुखी हो गई, पर जल्द ही वो ये समझ गई
कि उसके परिवार की देखभाल अब उसे ही करनी होगी। उसने अपने फैसले के बारे में सीता को जाकर बताया। हमेशा की तरह सीता नदी के पास बैठी थी। सीता, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। चली जाओ, तुम देख नहीं रही मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। क्या बात है, जल्दी बोलो। क्योंकि पिताजी अब हमारे साथ नहीं है, तो घर का काम करने वाला और पैसे कमाने वाला अब हमारे पास कोई नहीं है। मैंने ये निर्णय लिया है कि आज से मैं हर दिन बाजार जाकर सब्जियां बेचूंगी। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। गीता चुपचाप वापस घर आ जाती है और घर के काम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, सीता घर से बाहर जा रही थी कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम किसी और घर जाकर मांग लो। तभी गीता घर के अंदर से बाहर आती है और वो बूढ़े आदमी को घर के अंदर ले जाती है। क्या बात है, क्या हुआ? बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाई। गीता बूढ़े आदमी के लिए खाना लाती है और वो खुशी खुशी खाना खाने लगता है और फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। एक दिन की बात है, गीता बीमार पड़ जाती है और वो सीता से कहती है, सीता, क्या तुम मेरे लिए दवा ला सकती हो? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे ऐसे किसी काम के लिए नहीं हूँ। मैं तो राजकुमारी बनूंगी। मुझे तो बस मेरे राजकुमार का इंतजार है। सीता घर के बाहर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़ा आदमी मिल जाता है और वो सीता से कहता है, सीता, क्या मैं अंदर जाकर गीता को ये दवाई दे सकता हूँ? बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर सीता के मन में यह विचार आता है कि क्यों ना ये दवाई मैं ले लूं और गीता को दूं ही नहीं और गीता को थोड़े दिन और बीमार रहने दूं। सीता बूढ़े आदमी से कहती है, लाओ, ये दवाई मुझे दे दो, मैं गीता को दे दूंगी। और ये कहते हुए उस बूढ़े आदमी से दवाई ले लेती है और चुपचाप जाकर अपने तकिए के नीचे रख देती है और सो जाती है। वहीं गीता की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, पर सीता को इसकी कोई परवाह नहीं होती है। दूसरे दिन सुबह अचानक से वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर आ जाता है। वह देखता है कि गीता की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो सीता से पूछता है, सीता, क्या तुमने गीता को वो दवाई नहीं दी जो मैंने तुम्हें दी थी? सीता कुछ नहीं बोलती है और बूढ़ा आदमी गीता के पास जाता है और उसके सर पर हाथ सहलाने लगता है। और ये क्या, अचानक से वो बूढ़ा आदमी एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। सीता यह देख बहुत खुश हो जाती है कि उसका राजकुमार सच में आ गया। बहुत सालों पहले की बात है, मैं भी एक घमंडी राजकुमार था। तब मेरे बुरे व्यवहार की वजह से मुझे एक साधु ने श्राप दिया था और कहा था कि किसी नेक लड़की के छूने से तुम वापस राजकुमार बन जाओगे। गीता, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीता बहुत खुश हो जाती है। अब तो राजकुमार आ गया है, लेकिन राजकुमार गीता का हाथ पकड़कर उसे कहता है, मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। ये कहकर राजकुमार अपनी जादुई ताकत से गीता को ठीक कर देता है और गीता उठकर बैठ जाती है। गीता, तुम एक बहुत ही उदार और नेक लड़की हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, पर सीता का क्या होगा? सीता सोचती थी कि राजकुमार उसके लिए आया है, पर वो यह सब देखकर निराश हो जाती है। सीता, तुम में कोई ऐसी गुण नहीं है जिससे मैं तुम्हें पसंद करूं।
पहली बार जब मैं तुमसे खाना मांगा था तब भी तुमने नहीं दिया था, और अब जब तुम्हारी बहन बीमार थी तुमने उसे दवाई भी नहीं दी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो उदार और दयालु हो, और वो सारे गुण गीता में है। इसलिए मैं गीता को अपने साथ ले जा रहा हूँ। राजकुमार गीता को अपने साथ महल ले जाता है और बड़े ही शान से उनकी शादी होती है। गीता बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन रानी बनने के बाद वह अपनी बहन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तोहफे और सामान भेजा करती थी। गीता, तुमको सीता की कितनी चिंता है? हाँ, मुझे भरोसा है कि वो एक दिन जरूर बदल जाएगी। सुंदरी राजकुमारी। सुंदरी एक राजा की पुत्री थी जिसे खेती करना बहुत पसंद था, मगर यह बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजकुमारी जब बड़ी हुई तब राजा ने पुत्री को बहुत समझाया, मगर वह नहीं मानी, तो राजा ने गुस्से में आकर उसे महल से बाहर निकाल दिया। महल के बाहर रहकर जीवन की कठिनाइयों को झेलोगी तभी तुम्हें अक्ल आएगी। चली जाओ मेरे महल से। राजकुमारी अपने जमा किए हुए बीजों को लेकर महल से चली गई और एक जंगल में जाकर रहने लगी। वहां उसने अपने जमा किए हुए बीजों को बो दिया। एक मकड़ी, एक कौवा और एक बिल्ली उसके दोस्त थे जो उसकी हर दम मदद करते थे। मकड़ी घर का ध्यान रखती, कौवा उसे राज्य भर के सारे समाचार देता और बिल्ली खेतों की सुरक्षा करती। सभी मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे राजकुमारी के खेत पककर लहलहाने लगे। जब इस बात की खबर राजा को चली तब राजा को बहुत बुरा लगा और वे इंद्र के पास पहुंचे मदद के लिए। घबराओ मत, मैं धरती पर सूखा भेजूंगा और राजकुमारी की सारी फसल को सुखा दूंगा। कौवा राजा और इंद्र की बातों को सुन लेता है और सारी बात राजकुमारी को जाकर बताता है। राजकुमारी अपनी फसल नदी के किनारे लगाती है। इसी कारण उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और फसल लहलहाती रहती है। सूखे से भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसकी फसल को बर्बाद करने के लिए बाढ़ भेजूंगा और सारी फसल को बहा दूंगा। कौवा इस बार भी ये बातें सुनकर राजकुमारी को बताता है और राजकुमारी अपनी फसल पहाड़ी की ढलान पर लगाती है, जिस कारण राज्य की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मगर राजकुमारी की फसल लहलहाती रहती है। ओह, यह क्या हो रहा है? अब की बार मैं चूहे भेजकर सारी फसल को कुतर डालूंगा। वफादार कौवा इस बार सारी बात अपनी दोस्त बिल्ली को बताता है। क्या कहा? चूहे? कोई बात नहीं, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ। इन चूहों को खाकर दावत उड़ाऊंगी। जब चूहे फसल खाने पहुँचे, बिल्ली और उसके रिश्तेदारों ने सभी चूहों को खा लिया और फसल को बर्बाद होने से बचा लिया। ओह, सारे चूहों को खा लिया गया। अब मैं चिड़ियों को भेजकर सारे दाने चुगवाता हूँ और फसल का एक एक दाना बर्बाद कर दूंगा। इस बार कौवे ने ये खबर जाकर मकड़ी को दी और मकड़ी ने अपने जाल को बिछाकर चिड़ियों को पकड़ लिया, जिससे सारी फसल बच गई। राजा इस बात से बहुत उदास हो गया। सूखे के कारण पूरे राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। राजा इस बार फिर इंद्र के पास पहुंचता है। मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी बेटी तो राज्य के लोगों की मदद कर रही है, उनको अनाज बांटकर उनकी भूख मिटा रही है। इंद्र और राजा राजकुमारी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि राजकुमारी राज्य के लोगों को अनाज बांट रही थी। यह सब देख
राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इंद्र ने भी राजकुमारी की खूब तारीफ करी। अपनी गलती की माफी मांगते हुए राजा ने राजकुमारी को घर वापस चलने के लिए कहा, मगर राजकुमारी ने मना कर दिया और वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में ही खुशी खुशी रहने लगी। एक समय की बात है, एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची अपने रोजगार के लिए हर रोज नए जूते बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो कुछ खास मुनाफा नहीं कमा पाता था। अपना घर बचाने के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। आखिर में वो दिन आ ही गया जब उसके पास नए जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। सिवाय एक टुकड़ा चमड़े के कुछ भी नहीं बचा था उसके दुकान में। ये शायद आखिरी मौका होगा जूता बनाने का, पर मैं इस सबसे बेहतरीन जूता बनाकर दिखाऊंगा। हर रोज की तरह वो बैठकर चमड़े को बारीकी से काटने लगा और फिर शाम होने तक वो चमड़ा काट लेता है और जूता बनाना शुरू कर देता है। वो रात का वक्त था। वो जूता मेज पर रख देता है और कहता है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम मैं कल करूंगा। ये बोलने के बाद वो दुकान के दरवाजे को बंद करके घर चला जाता है। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, शाम को मिलते हैं, आज शायद आखिरी दिन है दुकान जाने का, देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिक्र मत करो, जल्दी ही कोई रास्ता निकल आएगा, कभी उम्मीद मत छोड़ो। मोची को पता था कि उसकी उम्मीद से कुछ बदलने वाला नहीं, और वो मुस्कुराकर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और काम पर निकल जाता है। वो अपनी दुकान खोलता है और कुछ अविश्वसनीय देखता है। एक जोड़ी चमकते हुए जूते जिस पर सुंदर जर्री का काम किया हुआ है, वो उसे मेज पर रखा हुआ देखता है। ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, जो भी हो मुझे वक्त बर्बाद ना करके ये बेहतरीन जूते बाजार में जाकर बेचने चाहिए। वो बाजार की तरफ तेजी से बढ़ता है और जूते बेचकर उसे जो पैसे आते हैं उनसे वो और चमड़ा खरीद लेता है। पूरे दिन वो दुकान में बैठकर नए चमड़े को काटता है ताकि नए जूते बनाए जा सके। जैसे ही दिन खत्म होता है वो घर की तरफ बढ़ जाता है और बचा हुआ काम छोड़ देता है। रात के खाने के वक्त वो अपनी पत्नी को आज की कहानी के बारे में बताता है। मैंने बोला था, उम्मीद मत छोड़ो, आप एक मेहनती आदमी हो, आज नहीं तो कल हमें वो जरूर मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। अगले दिन जब वो दुकान पहुंचता है, उसे बहुत सारे सुंदर जूतों की जोड़ियां मिलती हैं, जहां पर उसने मेज पर पिछले दिन चमड़ों के टुकड़े रखे हुए थे। ये तो चमत्कार है, इतने सालों तक मैं मेहनत करता गया पैसा कमाने के लिए, पर इतना तो कमा नहीं पाया था। लगता है कोई मेरी मदद कर रहा है। वो फिर से बाजार जाकर और चमड़ा खरीद लेता है। पिछले दिन की तरह बहुत सारे चमड़े अच्छे से काटकर वो मेज पर रख देता है। दूसरी सुबह फिर एक बार बहुत सारे जूतों की जोड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वहां अनेक रंग के सैंडल, बूट्स, बैलेट और जूते थे। हो, लाजवाब जूते! कोई अनजान मेरी मदद पूरे दिल से करना चाहता है। ऐसा चलता रहा तो हमें पैसों की कमी नहीं पड़ेगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इसी तरह मोची अपना काम अधूरा रख कर जाता था और वो अनजान जादूगर उसे पूरा करता था। इसी तरह हफ्ता गुजर गया और मोची को हर रोज कई सारे जूतों की जोड़ियां मिलती गई। जल्दी ही वो एक नामचीन मोची बन गया अपने गांव का, और उसके पास काफी सारे पैसे भी आ गए थे। देखा, हमारा वक्त कैसे बदल गया। ये सब समय का चमत्कार है। हाँ, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया है, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। हाँ, पर हमें भूलना नहीं चाहिए उनके बारे में जिन्होंने हमारी मदद की है। हमें उनको ढूंढना चाहिए ताकि हम उनको कुछ करके धन्यवाद कह सकें। पर वो कैसे? सुबह होने से पहले वो चले जाते हैं। कल हम दुकान में छुप के उनका इंतजार करेंगे। हाँ, ये काम तो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह
मोची चमड़े काटकर मेज पर रख देता है और शाम को उसकी पत्नी आ जाती है। चलो कहीं छुप जाते हैं। हाँ, हम उस अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। इसी तरह वो दोनों अलमारी के पीछे से मेज की तरफ देखते हुए इंतजार कर रहे थे। आधी रात को मोची और उसकी पत्नी ने सुना कि कोई सुरीली आवाज में गुनगुना रहा है। आवाज सुनकर दोनों अलमारी से बाहर आकर देखते हैं, दो प्यारे बौने फटे हुए कपड़े पहने हुए खिड़की से अंदर आते हैं और कमरे में आ जाते हैं। मोची ने इतना खुश बौना पहली बार देखा। वो बौने तो खुशी खुशी नाच रहे थे और गा रहे थे। नाच गाना पूरा होने के बाद वो मेज के ऊपर बैठकर अपने जूते बनाने लगे। वो काटने लगे, सीने लगे, रंग डालने लगे और जरी भरने लगे। मोची और उसकी बीवी ने वो काम करते हुए बड़े आनंद से देखा। मोची उनका हुनर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बौने अपना काम पूरा कर चुके थे और वो खिड़की से कूदकर चले गए। अरे ये तो बौने हैं। हर रोज वो हमारी मदद के लिए आते हैं। हमें उन लोगों को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। हाँ जरूर, पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो लोग बहुत ही पुराने फटे कपड़े पहने हुए हैं। हम उन्हें कपड़े तोहफे में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए नए जूते सी कर दूंगा। मैं उनके लिए गरम कपड़े सी के दूंगी। ये सोचकर वो दोनों तैयारी में लग गए। उसके एक हफ्ते बाद मोची ने दो प्यारे छोटे जूतों की जोड़ी सी दी और उसकी बीवी ने उन बौनों के लिए दो गरम कपड़े और गरम पैजामा सी दिया। देखो ये कपड़े और जूते उन पे कितने अच्छे लगेंगे। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये देखने के लिए। कल तो क्रिसमस का उत्सव है। हम अपने दुकान को सजाएंगे और उनके लिए एक तोहफा मेज पर रख देंगे। दूसरे दिन मोची और उसकी बीवी ने दुकान सजाया, तोहफे मेज पर रख दिए और दोनों इंतजार करने लगे कि वो बौने नाचते गाते हुए आएंगे और वो कपड़े पहनेंगे। मोची और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे। वो दोनों बौने आते हैं और मेज पर रखा हुआ सामान देखकर चौंक जाते हैं। आज का काम कहाँ है? देखो भाई कितने प्यारे कपड़े और जूते हैं। रंगीन भी हैं। मोची ने शायद हमारे लिए रखे होंगे। हमारे काम से वो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ। चलो पहन के देखते हैं। और वो बौने उन कपड़ों को पहन लेते हैं और वो उन्हें पूरी तरह फिट हो जाते हैं। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम भी अच्छे दिख रहे हो। बहुत अच्छे कपड़े हैं और ये जूते भी देखो कितने प्यारे हैं। मुझे उछलने का मन कर रहा है। चलो नाचते हैं भाई। इसी तरह खुशी खुशी वो दोनों नाचने गाने लगे। उन बौनों को कपड़े पहनकर खुश होते हुए देख मोची और उसकी पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद वो बौने खिड़की से चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मोची और उसकी पत्नी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाते हैं। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको ये गिफ्ट पसंद आए। ओह हाँ, ये तो जश्न की बात है। चलो घर चल के जश्न मनाते हैं। ये क्रिसमस की सुबह की बात है। मोची अपने हर दिन की तरह चमड़े काटकर मेज पर छोड़ देता है, पर जब दूसरे दिन वो अपनी दुकान पर जाता है तो उसे कोई जूते नहीं मिलते और ये बात वो अपनी पत्नी को बता देता है। वो बौने तो वापस आए ही नहीं। वहाँ कोई जूते भी नहीं थे। कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी काफी मदद की है। शायद आपको अपने लिए पहले की तरह खुद से काम करना पड़ेगा। हाँ, अब तो मैं अपना काम समझ चुका हूँ। इतने दिनों में मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि मेरे खरीदारों को क्या पसंद है। मैं फिर से बेहतरीन जूते बनाऊंगा। इसी तरह वो फिर से अपने काम में लग गया और वो वही चीजें बनाने लगा जो उसे बौनों ने बनाकर दी थी। वही अच्छे जूते और वही चमड़े की चीजें। जादुई गुलाब। दूर किसी एक गांव में एक किसान अपने दो बच्चों हिना और श्याम के साथ रहता था। एक दिन अचानक किसान बीमार हो गया
तब उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, बच्चों, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 चीजें ही कमाई हैं और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उन 4 चीजों में एक गुलाब का गमला, एक अंगूठी, एक आटे की चक्की और ये घर, जिसमें से हिना मैं गुलाब का गमला और अंगूठी तुम्हें दूंगा, बाकी सब श्याम तुम रख लेना। किसान ने अपनी आखिरी सांस ली। श्याम ने हिना को गुलाबों का गमला और अंगूठी दे दी और बाकी सब अपने पास रख लिया। हिना गमला और अंगूठी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। गमले को टेबल पर रखकर उससे अपनी मन की बातें करने लगती है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हैं। अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बात करते करते अचानक उसका ध्यान गमले के सूखी मिट्टी पर जाता है और वो कहती है, तुम तो बहुत सूख गए हो। लगता है बहुत दिनों से तुम्हें किसी ने पानी तक नहीं दिया। रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो बाहर तालाब पर पानी लेने के लिए जाती है। जब वहाँ पानी भर रही होती है तो वो अचानक सामने देखती है कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। वो बगीचे को देखने के लिए वहाँ चली जाती है, लेकिन ये क्या, उस बगीचे में तो एक सुंदर महारानी बैठी थी। वो पेड़ के पीछे से उस महारानी को देख रही थी। तभी महारानी ने उसे झांकते हुए देख लिया और बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। हिना ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और सामने आपका सुंदर बगीचा देखा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, डरो नहीं, आओ हमारे पास आओ। हिना महारानी के पास जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करती हो तुम? कहाँ रहती हो? क्या तुमने खाना खाया? मैं महारानी हूँ, यही पास में रहती हूँ। बैठो, कुछ खा लो हमारे साथ। वो जाती है और महारानी के साथ में खाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कितना लजीज खाना है। ऐसा खाना तो उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, पर मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास एक गुलाबों के गमले के सिवा कुछ भी नहीं है और जो मुझे बहुत ही प्यारी है, पर मैं उसे उपहार में आपको दूंगी जरूर। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो पानी लेकर अपने घर जाती है और घर जाकर क्या देखती है कि उसके कमरे में गुलाबों के पौधे की जगह एक अलग ही पौधा रखा हुआ है जो कि बहुत ही मुरझाया हुआ है। ये देख वो परेशान हो जाती है। मेरे गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया। वो अपने भाई के पास जाती है और उससे भी पूछती, भैया, तुमने मेरे गुलाब का पौधा देखा क्या? लगता है किसी ने चुरा लिया। नहीं तो मैंने नहीं देखा, तुमने ही कहीं रख दिया होगा। परेशान होकर वो उसी पौधे में पानी डालने लगती है। तभी पौधे से आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बाहर के बगीचे में लगा दो और शाम के कमरे में जाओ। वहाँ चौकी के नीचे तुम्हें वही गुलाबों का पौधा मिलेगा जिसको तुम्हारे भाई शाम ने चुरा कर वहाँ रख दिया है और उसकी जगह उसने मुझे यहाँ रख दिया है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी इस पौधे को लेकर बगीचे में लगा देती है। उसके बाद वो शाम के कमरे में जाती है और चौकी के नीचे झांकती है तो उसे अपना प्यारा गुलाब का पौधा दिखाई देता है। वो उसे वहां से निकालती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे पानी डालते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। तुम बहुत ही खुश रहोगे। वहाँ बहुत बड़ा घर है, महलों की रानी, बड़ा बगीचा, और तुम्हें रोज देखने आऊंगी मैं वहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ तो छोटा सा घर है और मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें उस महारानी को दे देती हूँ। वो गुलाबों का गमला लेकर महारानी के पास जाती है और महारानी से कहती है, महारानी जी, मैं आपके लिए गुलाबों का पौधा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। इसे मैं आपको भेंट करती हूँ। महारानी को गुलाब का पौधा देखकर कुछ बीती बातें याद आ जाती हैं। महारानी मन ही मन कहती है, अरे ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैंने बहुत साल पहले उस किसान को दिया था, जब उस जादूगर ने मेरे बेटे को अपने जादू से गुलाब का पौधा बना दिया था।
महारानी को उस जादूगर की कही बात याद आ जाती है। 15 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी तब ये एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। महारानी अचानक गुलाब के पौधे को हिना के हाथ से लेती है, तभी गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देख महारानी और हिना बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी हिना से कहती है, हिना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस बात को 15 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, जो तुमने मेरे राजकुमार को वापस मेरे पास पहुंचा दिया। हिना जैसे ही घर जाने लगती है, राजकुमार पीछे से आवाज देता है, रुको हिना, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। जादुई घर। एक समय की बात है, एक शहर में मोनू नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, पर उसकी एक बड़ी दीदी थी जो घरों में काम किया करती थी और अपना घर चलाती थी। मोनू रोज काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। उसे कोई काम नहीं मिलता था क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि वो अपनी बहन की कोई भी मदद नहीं कर पाता था, इसलिए वो काफी उदास रहता था। एक दिन की बात है, मोनू काम की तलाश में जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। मोनू उसके पास जाता है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्या तुम मुझे ऐसी जगह लेकर जा सकते हो जहाँ मुझे थोड़ी धूप मिले? हाँ, क्यों नहीं? मोनू उसे सहारा देके एक खुले बगीचे में लेकर जाता है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप लगते ही लड़की एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मोनू बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या? आप तो एक परी हो, और आप यहाँ कैसे आई? मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर घूमने आई थी, पर मैं पानी में खेलने लगी और मैं भीग गई। मेरे पंख गीले हो गए थे, इसलिए मैं उड़ नहीं सकती थी। और माँ ने कहा, जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। और मैं अपने पंखों के सूखने का इंतजार कर रही थी। मुझे ठीक करने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम एक बहुत ही नेक लड़के हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। परी जादू की छड़ी घुमाती है और उसके हाथ में एक तस्वीर आ जाती है। तस्वीर में एक बहुत सुंदर घर बना हुआ था। परी उस तस्वीर को मोनू को देते हुए कहती है, लो, तुम अपने घर में दीवार पर इसे लगा देना और काम की तलाश में निकल जाना। रास्ते में तुम्हें यदि कहीं ऐसा घर दिख जाए तो उस घर के अंदर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान दिखेगा, पर तुम उसी सामान को बाहर ले आना जो तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच की तो घर अचानक गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम किसी और की मदद करना चाहोगे तो वो घर तुम्हें कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकता है। तुम कभी भी किसी को भी घर के अंदर लेकर मत जाना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये कहकर परी अपने देश परी लोक में वापस चली जाती है। मोनू तस्वीर लेकर अपने घर की ओर चल देता है और घर में जाकर अपनी बहन को सारी बातें बताता है और फिर तस्वीर को घर की एक दीवार पर लगा देता है और दूसरे दिन सुबह अपने काम पर निकल जाता है। काम खोजते खोजते जब वो बहुत थक जाता है तो उसे अचानक वही घर दिखाई देता है। मोनू घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो घर के अंदर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है। कोई बात नहीं, मुझे तो दीदी के लिए कपड़े, खाने का कुछ सामान और घर की कुछ चीजें ही चाहिए। मोनू घर के जरूरत का सामान थोड़ा थोड़ा ले लेता है और अपने घर की ओर चला आता है।
उसकी दीदी उसके हाथ में इतना सारा सामान देखती है तो बहुत खुश होती है। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस के घर में बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अचानक से बहुत ही बीमार हो गई। दवा की दुकान कुछ नजदीक में ना होने के कारण मोनू सोचता है कि अगर मेरे पास उस घर का पता होता तो मैं दादी माँ को जल्दी से दवा लाकर दे सकता था। मोनू के ऐसा सोचते ही अचानक से वो जादुई घर उसके सामने दिखाई देता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाता है और दादी माँ के लिए दवा लेकर वापस आता है। इस प्रकार धीरे धीरे मोनू आस पड़ोस के लोगों की मदद करने लगा। मोनू को बहुत खुश देखकर उसके दोस्त सोनू ने सोचा कि मोनू तो कोई काम करता नहीं है, आखिर इतना खुश कैसे रहता है और लोगों की इतनी मदद कैसे करता है। ये सोचकर सोनू उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते करते अचानक सोनू क्या देखता है कि मोनू एक घर के अंदर जाता है और वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर आता है। अच्छा, तो ये बात है, मोनू ये सब चीजें यहाँ से लेकर आता है। अगली बार आने दो मोनू को, देखता हूँ उस घर में ऐसा क्या है। दूसरे दिन सोनू मोनू के पीछे पीछे उसी घर के अंदर जाने के लिए तैयार रहता है और वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर सारी जरूरत की चीजों को देखकर वो खुश हो जाता है, पर जैसे ही सोनू ने चीजों को हाथ लगाया वो चीज गायब हो गई। मोनू समझ जाता है कि जरूर घर में और कोई आ गया है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त सोनू खड़ा था और ये क्या, अचानक से वो घर गायब हो जाता है और दोनों एक मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। सोनू, तुम अंदर क्यों आए? आने के पहले मुझे पूछना था ना। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अब मैं क्या करूं? घर तो गायब हो गया, अब मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब क्या हुआ? ये घर कैसे गायब हो गया? ये एक जादुई घर था जहाँ सिर्फ मैं ही जा सकता था और कोई जरूरत की चीज मैं इस घर से ला सकता था। हाँ, लेकिन सिर्फ जरूरत की चीज। तुमने ये क्या किया सोनू? मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे ये बात पता नहीं थी कि अगर मैं घर के अंदर आऊंगा तो ये जादुई घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से मोनू बहुत परेशान हो जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी वही परी अचानक से वहाँ आ जाती है और मोनू से कहती है, मोनू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश थी, पर तुम्हारे दोस्त के आने से ये जादुई घर गायब हो गया। कोई बात नहीं मोनू, अब तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने संपन्न और मेहनती हो चुके हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कभी भी कोई भी काम देगा। तुमने इतने लोगों की मदद जो की है। आप सच कहती हो जादुई परी, मुझे अब इस जादुई घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। ठीक है मोनू, खुश रहो और खूब मेहनत करो। और इतना कहते ही परी वापस अपने देश चली जाती है। मुझे माफ कर दो मोनू, हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। और मोनू अपने दोस्त सोनू के साथ खुशी खुशी घर चला जाता है। एक गांव में शंभू नाम का भिखारी रहता था। वो लोगों से भीख मांग मांग के खाना जमा करता था। हर दिन उसका खाना एक बिल्ली चुरा लेती थी। एक दिन उसने उस बिल्ली को पकड़ा और उससे सवाल किया, ओ बिल्ली, तुम मेरा खाना क्यों चुराती हो? जाके अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे भाग्य में ही है कि मैं तुमसे चुराऊं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम अपने साथ सिर्फ 8 चीजें रख सकते हो, चाहे जितनी भी इकट्ठी कर लो। ये सुन के शंभू उदास हो जाता है।
मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों है? इसका जवाब तो तुम्हें बुद्धा ही दे पाएंगे। अगले ही दिन वो बुद्धा को ढूंढने निकल जाता है। पूरा दिन यात्रा करके वो एक धनी आदमी के घर पहुंचता है और वहां पे रात रुकने का मन बनाता है। वो जाके उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है। भाई साहब, मैं यहाँ नया हूँ और मैं सफर कर रहा हूँ। क्या मैं रात में यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ भाई। बैठो बैठो। तभी वहां से उस आदमी की बीवी पानी लेकर आती है। ये लीजिए भाई, पानी पीजिए। कहाँ जा रहे हो वैसे आप यात्रा पे? मैं बुद्धा की खोज में जा रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। अच्छा, क्या आप हमारा भी एक सवाल उनसे पूछ लेंगे? जी बिल्कुल, बोलिए। हमारी 19 साल की बेटी है, वो बोल नहीं पाती। क्या आप बुद्धा से पूछेंगे कि वो कब बोल पाएगी? जी मैं बिल्कुल पूछ लूंगा। अगले ही दिन सुबह शंभू यात्रा पे फिर से निकल जाता है। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका सवाल बुद्धा से जरूर पूछूंगा। शंभू फिर से चलना शुरू कर देता है और रास्ते में उसे बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं, जिनके बीच में से वो जाता है। हे भगवान, इन पहाड़ों पे चल चल के तो मैं थक गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे एक जादूगर मिल जाता है। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये पहाड़ पार करने के लिए? बिल्कुल, आओ बैठ जाओ मेरी छड़ी पे। जादूगर और शंभू दोनों ही छड़ी पे बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर जादूगर शंभू से सवाल करता है। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो तुम इन पहाड़ों के बीच से? मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब पूछने। क्या तुम मेरा भी एक सवाल बुद्धा से पूछ लोगे? हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो। मेरी उम्र 1000 साल हो चुकी है और मेरी शिक्षा के अनुसार अभी तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो कि मैं कब तक स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? ठीक है, मैं तुम्हारा ये सवाल बुद्धा से पूछ लूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके रास्ते में एक बड़ी सी नदी मिल जाती है, जिसे पार करके ही वो बुद्धा के पास पहुंच पाता। हे भगवान, ये नदी कैसे पार करूं मैं? भाग्य से उसे एक कछुआ मिलता है, जो उसे नदी पार करवाने का बोलता है। जब वो नदी पार करवा रहा होता है, तो वो कछुआ उससे एक सवाल पूछता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब मांगने। अच्छा, क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछोगे उनसे? हाँ ठीक है, बताओ अपना सवाल। मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछोगे कि मैं कब तक ड्रैगन बन जाऊंगा? धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार करवाने के लिए। मैं आभारी रहूंगा। मेरा सवाल पूछना मत भूलना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। शंभू फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और आखिरकार वो बुद्धा के मठ पर पहुंच जाता है। वो मठ के बाहर खड़ा होकर चैन की सांस लेता है। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। वो अंदर पहुंचता है और बुद्धा को सादर नमस्कार करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बुद्धा। मैं बहुत दूर देश से आया हूँ आपसे कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए। बेशक पूछ सकते हो, पर मैं सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा।
याद रहे, केवल 3 सवाल। शंभू हैरान रह गया। पर मेरे पास 4 सवाल हैं, क्या करूं? वो ध्यान से सोचता है। वो कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ 500 सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की ख्वाहिश में। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होगी उस गहरे पानी में। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। 1000 साल काफी लंबा टाइम है। उस जादूगर को अब स्वर्ग में चले जाना चाहिए। आखिर में उस लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। पूरा जीवन बिना कुछ बोले, ये तो क्रूरता है। फिर वो अपने बारे में सोचता है। मैं बस एक बेघर भिखारी हूँ। मैं घर जाके फिर से भीख मांग सकता हूँ। कुछ नहीं बदलेगा, पर उन सब का जीवन बदल सकता है अगर उन्हें उनका जवाब मिले तो। जैसे ही उसने दूसरों के बारे में सोचा, उसे अपनी समस्या छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए, जादूगर और उस लड़की के लिए। इसीलिए उसने उन तीनों का सवाल पूछने का सोचा। बुद्धा ने जवाब दिया, कछुआ 500 साल से ड्रैगन इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा, वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन सकता। ओह, ये किसने सोचा होगा? वो जादूगर कभी अपनी छड़ी नीचे नहीं रखता, जिस कारण वो उसके सहारे की तरह है, जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। ओह, मैं जरूर उन्हें बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? वो लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। ओ महान बुद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धा शंभू की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। शंभू ने बुद्धा को प्रणाम किया और वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वो कछुआ फिर से मिला। क्या तुमने पूछा? हाँ बेशक, तुम्हें बस अपना ये ढांचा निकालना है और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं, जो वो उस शंभू को दे देता है। इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तोहफा है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। धन्यवाद भले इंसान। और वो उड़ जाता है। आगे जाते ही पहाड़ की चोटी पर वो फिर से जादूगर से मिलता है। क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? हाँ हाँ, आपको बस अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। सच में? हाँ, बुद्धा ने यही कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और वो शंभू को अपनी छड़ी देकर उसे धन्यवाद कहकर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। अलविदा इंसान, अच्छे से रहना। अब शंभू के पास कछुए के दिए मोती और जादूगर की छड़ी भी थी। वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आसरा दिया था। वो उसे देखकर खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। महान बुद्धा ने कहा है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। और उसी क्षण वो लड़की नीचे आई और बोल पड़ी, माँ, क्या ये वही इंसान है जो पिछले हफ्ते आए थे? वो लड़की और उसकी माता पिता हैरान थे। वो शंभू की ओर देखते हैं। वही उसका हमसफर था। माता पिता ने उनकी शादी कर दी
और वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम संसार में अच्छा करते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है।